नमस्कार। वेयर एक्ट की कक्षा में हम लोग बात कर रहे हैं उद्देशिका पर। और उद्देशिका में पिछली कक्षा में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत के संविधान की उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो शब्द हैं जिनको हम उद्देशिका की प्रतिबद्धताएं कहते हैं, उन प्रतिबद्धताओं में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है। तो हमने निष्कर्ष यह निकाला था कि लोकतंत्र और समाजवाद दो सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं, दो सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं हैं, और यही दो प्रतिबद्धताएं हमारे लक्ष्य का निर्धारण करती हैं। राइट। अब उसी की व्याख्या हम लोग आज करेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद के तौर पर, और उसमें यह समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोकतंत्र से समाजवाद चाहते हैं या समाजवाद से लोकतंत्र चाहते हैं। एक हो गया संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व, एक एस्पेक्ट है ये। दूसरा है उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण पर रोक। इन दोनों से क्या होगा? आवश्यक संसाधनों का आवश्यकता अनुसार वितरण होगा। इससे क्या हो गया? बुनियादी अधिकारों की रक्षा होगी इससे, और इससे हो गया लोकतांत्रिक अधिकारों का यह हमारा स्केच है। इसका मतलब है कि हम समाजवाद के माध्यम से हम लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा चाहते हैं, न कि लोकतंत्र से समाजवाद। इसलिए हमने पहले समाजवादी शब्द रखा है लोकतंत्र के पहले। अब इसका फिर से विस्तार करेंगे जब हम लोग अलग अलग शब्दावली पढ़ेंगे, उसकी उसकी खासियत उसके बाद बात करेंगे। इस पूरे ढांचे को ध्यान में रखकर अब फिर यह कहा जाए कि जब शुरुआती दौर में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं कहा था। एक केस रेफर करते हैं हम लोग यहां, इन रेफरेंस बेरोबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स 1960। इस मामले में न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। लेकिन यह फैसला उलट दिया न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस मामले में कहा कि उद्देशिका संविधान का अनिवार्य भाग होगी। और कारण क्या है इसका? कि उद्देशिका का अधिनियमन
भी संविधान के साथ ही हुआ था। यही है ना कि दोनों, चूंकि संविधान और उद्देशिका दोनों एक ही साथ अधिनियमित हुए थे, इसलिए उद्देशिका संविधान का अनिवार्य भाग होगी। और इसके अंदर जो बुनियादी ढांचे की बात है वह बात कही जा रही है इसमें। तीसरी चीज इसमें क्या है कि एक सिद्धांत इससे बाहर आता है, उसको कहते हैं आधिकारिक जवाबदेही का सिद्धांत और उद्देशिका। डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड प्रियम्बल। अब इसमें देखिए इसमें क्या है कि जो यह लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को ये जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता है यहां है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तीन बातें हो गई कि हम भारत का जो स्वरूप है उस स्वरूप को बनाने के लिए, नागरिकों को ऐसी ऐसी बात उपलब्ध कराने के लिए और राष्ट्र की एकता और बंधुता बढ़ाने के लिए हमने संविधान को अधिनियमित और अंगीकृत और आत्मार्पित किया है। तो हम भारत के लोगों ने ही राज्य बनाया है। हम भारत के लोग जो संप्रभु हैं उन्होंने ही राज्य को यह दायित्व सौंपा है कि आप इस तरह से काम करेंगे कि आप जो राज्य का निर्माण कर रहे हैं आप इस तरीके से काम करेंगे कि आप भारत के इस स्वरूप की रक्षा करेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की। आप यह सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को न्याय उपलब्ध हो, स्वतंत्रता उनकी सुरक्षित रहे, समानता उपलब्ध हो और बंधुता और राष्ट्र की एकता बनी रहे। ये सारे कार्य राज्य करेगा, ये हम भारत के लोगों ने तय किया है और इसी आधार पर हमने संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। तो इस आधार पर यह कहा जाएगा कि हम इस उद्देशिका में आधिकारिक जवाबदेही के सिद्धांत की झलक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और यह कह सकते हैं कि उद्देशिका राज्य को आधिकारिक रूप से जवाबदेह बनाती है। राज्य के स्वरूप की रक्षा के लिए, नागरिकों के कल्याण के लिए हमने संविधान को और भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए यह राज्य को हमने आधिकारिक रूप से जवाबदेह बनाया है। इस रूप में हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि राज्य के स्वरूप की रक्षा, नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण और राष्ट्र की एकता और अखंडता, इनके लिए राज्य आधिकारिक रूप से जवाबदेह होगा। यही आधिकारिक जवाबदेही का सिद्धांत है जो इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उद्देशिका में आधिकारिक जवाबदेही के सिद्धांत की व्याख्या की जा सकती है आसानी से, राइट। अब इसके बाद क्या है कि जब हम इस आधिकारिक जवाबदेही दे रहे हैं, कैसे यह बाध्यकारी होगा? तो बाध्यकारी होने के लिए हमने उसका अंगीकरण, अधिनियमन और आत्मार्पण किया है। अब इसको कहा जाएगा कि राज्य की आधिकारिक जवाबदेही
सुनिश्चित करने के लिए संविधान का अंगीकरण, अधिनियमन और आत्मार्पण किया गया 26 नवंबर 1949 को, जो तारीख यहां दी हुई है। अंगीकार करने का मतलब है कि हमने उसको स्वीकार कर लिया है। स्वीकार करना। अधिनियमन का मतलब हो गया कानून का दर्जा देना, और आत्मार्पण का मतलब होता है स्वयं पर बाध्यकारी बनाना। तो हमने ही राज्य का गठन किया था और हम ही ने संविधान को उद्देशिका के माध्यम से यह कहा कि हम इसको स्वीकार करते हैं, हम कानून का दर्जा देते हैं संविधान को, उसको कानून बना देते हैं, अधिनियमन कर देते हैं उसका, और हम उसका आत्मार्पण करके स्वयं अपने आप को संविधान को सौंप दे रहे हैं ताकि हमारे ऊपर वह बाध्यकारी हो जाए। इस रूप में हम संविधान की उद्देशिका को समझ सकते हैं, आधिकारिक जवाबदेही के सिद्धांत के सापेक्ष। अब अगली कक्षा में फिर हम लोग बात करेंगे कि जो संविधान की उद्देशिका में प्रतिबद्धताएं हैं, उन प्रतिबद्धताओं को कैसे देखा जा सकता है। राइट, धन्यवाद।